नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार भाटी आज आपके इस अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए आज से भूगोल की कक्षा प्रारंभ कर रहा हूं और ये कक्षाएं आपकी परीक्षा में मील का पत्थर साबित होंगी। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप यदि मेरे साथ इस YouTube चैनल पर पढ़ेंगे और जानकारियों को समझेंगे तो आपको तमाम जानकारियां ऐसी मिलेंगी जिससे पलक झपकते ही आप क्वेश्चनों को हल कर ले जाएंगे। मित्रों, एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको धैर्य से पढ़ना है, चीज़ों को गंभीरता से पढ़ना है और अपनी नोटबुक लेकर साथ में बैठना है और उसको नोट करना है। जो भी बातें हम बताते चलें आप उनको नोट करते चलिएगा। हम आज की अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारी जो क्लास है, आज हम अब पहली क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। भारत का सामान्य परिचय। हमारी क्लास का नाम क्या है मित्रों? भारत का सामान्य परिचय। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा और दिखा भी देता हूँ कि पहले हम थोड़ा भारत को समझ लेते हैं। देखिए, भारत की एक इमेज अपने दिमाग में डालते हैं। ये हमारी कर्क रेखा है और कर्क रेखा के आधार पर ये भारत को बनाइए। देखिए, इस तरह से ये आपने गुजरात वाला कच्छ का रन बनाते हुए और ये गुजरात को कंप्लीट किया। और इस प्रकार आप देखिए, यहाँ दक्षिणी भारत में इस तरह से मैप को ड्रॉ करेंगे। जब मैप ड्रॉ करेंगे तो एक तस्वीर आपके माइंड में बन जाएगी। देखिए, ये क्या है? ये हमारा राजस्थान का इलाका बना। और देखिए, ये हम बनाते हैं जम्मू कश्मीर वाला। जम्मू कश्मीर से ऊपर हम इस तरह से आएंगे और इस तरह से हम देखिए नेपाल बनाते हुए और सिक्किम बनाएंगे और सिक्किम के बाद पूर्वोत्तर राज्य बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। कर्क रेखा को आगे बढ़ा देंगे और देखिए, ये हमने क्या बनाया? मिजोरम, त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद ये बांग्लादेश। इस प्रकार हमने भारत को यहाँ ड्रॉ किया और इस भारत को हम पढ़ेंगे। अब अपने इस भारत को किसने क्या कहा है, कहाँ क्या कहा गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं जिन पर मैं अभी चर्चा करता हूँ। मित्रों, देखिए, आपको मैं बता दूं कि भारत को आर्य भारत के निवासी माने जाते हैं। और आर्यों ने भारत को क्या कहा है? तो आर्य भारत को क्या कहते हैं? तो आर्य भारत को कहते हैं आर्यव्रत। ये आप ध्यान रखिएगा कि आर्य भारत को क्या कहते हैं? आर्य भारत को कहते हैं आर्यव्रत के नाम से संबोधित करते हैं। इसी के साथ देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने नाम सुना होगा पुराणों का। और पुराणों में मैं आपको बता दूं, पुराणों में राजा दुष्यंत का नाम आपने सुना होगा। दुष्यंत और दुष्यंत के पुत्र कौन थे? ये भी आपने नाम सुना होगा, भरत। दुष्यंत के पुत्र कौन है? प्रतापी राजा थे भरत। और भरत के नाम पर सर्वप्रथम भरत के नाम पर पुराणों में, देखिए कौन से पुराण में? वायु पुराण में। पुराणों में क्या मिलता है? वायु पुराण में क्या मिलता है? भरत के नाम पर हमारे इस देश का नाम भारत मिलता है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम, सवाल ये आता है कि सर्वप्रथम भारत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये मिलता है पुराणों में इसका उल्लेख हुआ है। ये जानकारी आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे देखिए, हम पढ़ते हैं हमारे इस भारत भूखंड को देखिए, बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध साहित्य में, बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में देखिए, हमारे इस साहित्य को जम्बू कहा गया है, जम्बू द्वीप। भारत का एक प्राचीन नाम आपको जम्बू भी मिलेगा, क्योंकि भारत जम्बू द्वीप के अंतर्गत भूभाग था। तो आप ध्यान रखिए, जम्बू द्वीप का उल्लेख कहाँ मिलता है मित्रों? वो मिलता है आपको बौद्ध ग्रंथों में। कहाँ मिलेंगे? बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। बौद्धकालीन समय में भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद देखिए, यूनानियों ने क्या कहा? इंडोई के नाम से भारत को उन्होंने पुकारा।
इंडोई के नाम से। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत को इंडोई के नाम से किसने पुकारा है, तो ये यूनानियों ने पुकारा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, स्टार लगा लें, कि पारसियों ने, देखिए पारसियों को ईरानी भी कहा जाता है, ईरानी, पारसियों को ईरानी कहा जाता है। और ईरानियों ने क्या कहा है बच्चों, ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, आप नोट डाउन कर लें और याद कर लें कि पारसियों ने क्या कहा है, भारत को हिंदुस्तान कहा है मित्रों। ये आप याद करेंगे, स्टार लगा देता हूँ इस पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखिए आपको पुनः बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारा भारत भूखंड है, भारत भूखंड है, इसको किस किस ने क्या क्या कहा है। आर्यों ने इसको आर्यव्रत कहा है। वायु पुराण में दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर सर्वप्रथम इस भूखंड को भारत कहा गया है मित्रों, भारत कहा गया है। वहीं यूनानियों ने, वहीं देखिए यूनानियों ने भारत को इंडोई कहा है। और साथ ही पारसियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा है। ये बातें आप, ये सूचनाएं आप नोट कर लें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि भारत के उत्तर में स्थित है। देखिए भारत के उत्तर में स्थित है, तो आप याद रखिएगा भारत के उत्तर में क्या स्थित है, ये पर्वतमाला स्थित है, जिसको बच्चों कहते हैं हम हिमालय। क्या कहते हैं, हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। और भारत के दक्षिण में क्या स्थित है, देखिए भारत का दक्षिण का सिरा मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए। भारत के दक्षिण में क्या स्थित है, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, हिंद महासागर स्थित है। और इससे एक सवाल आता है कि भारत किसके शीर्ष पर स्थित है मित्रों, भारत किसके शीर्ष पर स्थित है, मतलब किसके शीर्ष पर भारत विराजमान है। तो आप लिखेंगे कि हिंद महासागर के शीर्ष पर हिंदुस्तान स्थित है। और एक ऐसा ही देश है, एकमात्र ऐसा देश हमारा हिंदुस्तान है जो किसी महासागर के नाम पर उसका नाम हिंदुस्तान पड़ा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे फिर वही है, फिर मैं पुनः बता देना चाहता हूँ आपको। देखिए कि पारसियों ने क्या कहा है, हिंदुस्तान कहा है। भारत के उत्तर में क्या है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। और भारत के दक्षिण में क्या है, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। मित्रों एक बार पुनः आप देखेंगे, देखिए एकदम तुरंत हम भारत का रेखा चित्र बनाते हैं, और आप भी इस तरह से रेखा चित्र बनाएंगे तो भारत को समझने में बहुत ही ज़्यादा आपको भी आसानी हो जाएगी। और देखिए इस तरह से हमने सिक्किम बनाया, और सिक्किम बनाने के बाद पुनः हम पूर्वोत्तर के राज्य बनाते हैं। और ये हमारा मिज़ोरम, और इसके बाद त्रिपुरा, और ये बंगाल वाला पार्ट हमने बनाया। और देखिए इसमें क्या गया, उत्तर में क्या है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। क्या है, हिमालय पर्वत है। और दक्षिण में क्या है, तो ये हिंद महासागर स्थित है, हिंद महासागर स्थित है, सागर स्थित है, हिंद महासागर स्थित है, इंडियन ओशियन स्थित है। तो शीर्ष पर किसके है, देखिए शीर्ष का मतलब हिंद महासागर के शीर्ष पर हमारा भारत स्थित है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है, हिमालय के उत्तर में है, और देखिए हिमालय के दक्षिण में है, और हिंद महासागर के उत्तर में हमारा प्यारा भारत स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आगे देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको। जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है कि भारत के भौगोलिक विस्तार में, अब भारत जो भूखंड है इसको हम क्या कहते हैं, इसको उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये समझ लीजिए कि भारत अकेला भूखंड नहीं है, भारत के साथ देखिए भारत सहित हम लिखेंगे भारत सहित, भारत के साथ साथ कौन कौन है, भारत सहित आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं, इसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं। भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं। एक बार देख लेते हैं पुणे मैप पर। देखिए आपको पुणे में मैप बना के दिखा देता हूँ। भारत, ये देखिए हमारा गुजरात का पोर्शन, और ये हमारा
इस तरह से दक्षिण भारत, और ये हमारा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद ये हमारा नेपाल, नेपाल के बाद देखिए ये भूटान बनाया, पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्य हमने बनाए, और इस तरह से ये इंडिया हमारा। तो अब इंडिया के साथ देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है, ये पाकिस्तान है, ये आपका भूटान लगा हुआ है, और इसका कलर चेंज करते हैं, और देखिए ये हमारा क्या है, नेपाल लगा हुआ है। नेपाल के बाद देखिए ये आपका क्या है, इधर म्यांमार लगा हुआ है, म्यांमार लगा, और देखिए ये जो मैं आपका डॉट डॉट कर रहा हूँ ये क्या है, ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश है। अब इस सहित की बात अगर हम करते हैं तो इस पूरे भूखंड को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस पूरे भूखंड को हम उपमहाद्वीप कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप इसको हम कहते हैं। आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका एवं मालदीव, देखिए श्रीलंका कहाँ है मित्रों, ये है, ये आपकी श्रीलंका है, और यहाँ पर कौन सी है, मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू, और यहाँ पर देखिए क्या है, अपना मालदीव है। ये कैसे हैं, जलीय देश हैं, कैसे हैं, जल में से घिरे हुए देश हैं। तो श्रीलंका एवं मालदीव को सम्मिलित करते हुए अगर हम इस भूखंड में इन सभी को सम्मिलित कर ले, किसको किसको सम्मिलित कर ले, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, साथ ही श्रीलंका, मालदीव को सम्मिलित करते हुए इस भूखंड को हम क्या कहते हैं, इस भूखंड को हम दक्षिणी एशिया कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, दक्षिणी एशिया कहते हैं। और यहीं से आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है, तो आप लिखेंगे भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है। कैसी है, दक्षिणी एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिणी एशिया में स्थित है। आप बिल्कुल नोट डाउन कर लें। और दक्षिणी एशिया में भारत के अलावा कौन कौन देशों को सम्मिलित किया जाता है, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान को भी सम्मिलित किया जाता है। मित्रों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, सवाल यहीं से बन जाएगा कि दक्षिणी एशिया, देखिए यहीं से सवाल आपका बन जाएगा कि दक्षिणी एशिया के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है। वहीं आपको दे दिया जाएगा 3, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड। क्या दे दिया जाएगा, थाईलैंड। तो कौन सा नहीं आएगा, ये तीनों आते हैं, थाईलैंड नहीं आएगा। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान को सम्मिलित रूप को हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। और श्रीलंका और मालदीव को अगर इसके साथ हम जोड़ देते हैं तो ये दक्षिणी एशिया कहलाता है। मित्रों दक्षिणी एशिया कहलाते हैं। आप अब यहाँ समझ गए होंगे कि दक्षिणी एशिया के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। देखिए भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोण, मतलब 4 कोणों वाली कुछ कुछ ऐसे दिखाई देती है भारत की आकृति। देखिए इसीलिए भारत की आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुष्कोणीय कहते हैं। अगर मैं छोटा सा भारत देखिए यहाँ आपके लिए बनाऊं तो आप खुद ही समझ जाएंगे भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। कैसी है, चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। देखिए इसमें हम भारत बनाते हैं पुनः, देखिए तो भारत की स्थिति कैसी है यहाँ समझिए। इसलिए कहा गया है कि भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। तो ये पॉइंट आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कैसी आकृति है, चतुष्कोणीय। अब उत्तरी विस्तार, अब देखिए भारत के विस्तार की हम बात करेंगे। इसको समझने के लिए हम उत्तरी विस्तार को समझेंगे, पूर्वी विस्तार को समझेंगे और
इन दोनों को मोटे तौर पर समझेंगे। इसके लिए हम देखिए एक अगली स्लाइड में ले लेता हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के विस्तार को समझने के लिए क्या समझेंगे हम? भारत का विस्तार समझेंगे, विस्तार। और मैं आपको बता दूं विस्तार, भारत को विस्तार को समझेंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूं विस्तार, देखिए किसी भी स्थलखंड का विस्तार किस में देखा जाता है? किसी भी स्थलखंड का विस्तार अक्षांश प्लस देशांतरों में देखा जाता है। देशांतर कि कोई भी देश कितने अक्षांश व देशांतरों में स्थित है। देखिए यहाँ समझ लीजिए, आपको मान लीजिए ये कोई दो देशांतर है, मान लीजिए ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। अब यहीं पर कोई अक्षांश रेखा 0 डिग्री और देखिए ये क्या है, मान लीजिए 2 डिग्री है। अब कोई स्थान इनके बीच में इस तरह से स्थित है, तो इनकी स्थिति क्या होगी? देखिए दो स्थिति देखेंगे, अक्षांशीय स्थिति को समझेंगे। तो ये जो स्थलखंड आपको यहाँ दर्शाया गया है, इसको हम देखिए कैसे देखेंगे कि ये स्थलखंड कहाँ स्थित है। ये स्थलखंड देखिए 0 डिग्री से कहाँ तक है? 2 डिग्री तक। तो 0 डिग्री क्या है? ये अक्षांश है, ये वाली लाइन जो है हमारी अक्षांश है। तो हम कहेंगे दिया गया, इसका नाम लिख लेते हैं ए, दिया गया ए स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा बच्चों? इसका अक्षांशीय विस्तार होगा 0 डिग्री उत्तर से 2 डिग्री एन तक, मतलब उत्तरी अक्षांश तक। ये तो होगा अक्षांश विस्तार इस तरह की लाइनों के अंतर्गत। अब देखिए देशांतरीय विस्तार हम देखते हैं, ये है पूर्वी, लिख देते हैं। तो देशांतरीय विस्तार कितना है इसका? देखिए देशांतरीय विस्तार ये ले लेते हैं। देशांतरीय विस्तार कितना है? 1 डिग्री से कितना है? 2 डिग्री के बीच, 2 डिग्री ई। देखिए इस पे हम ई लिख देते हैं, जब हमने ये पूर्वी लिया है तो इस पे भी हमने ई लिया। तो इस प्रकार से हम भारत की स्थिति को समझेंगे कि ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ है। मैं आपको इसको नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। अब आप समझिए भारत को। अब भारत को सब समझने से पहले हम सबसे पहले देखिए ये आपने ग्लोब बनाया और ग्लोब पर ये हमारी भूमध्य रेखा है। क्या है नाम इसका? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा हमने बनाई, इसको कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, इक्वेटर। अब देखिए ये हमारी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री की हमने कर्क रेखा बनाई। अब भारत हमारा कहाँ स्थित है? अब देखिए इससे हमने एक 0 डिग्री का देशांतर बना दिया, 0 डिग्री। अब यहाँ एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि भारत की स्थिति कहाँ है। देखिए भारत की स्थिति देखिए यहाँ पर है। मैं यहाँ इस तरह से भारत को बना देता हूँ, ये इस तरह से भारत की स्थिति यहाँ है। तो भारत की स्थिति किधर है? पूर्व की तरफ है। एक बात और आप यहाँ समझ लें कि मैप पर, कोई भी मैप है उस पर देखिए प्लस का इस तरह से निशान लगा लीजिए। हमेशा उत्तर दिशा ऊपर की ओर होगी, नीचे दक्षिण की दिशा होगी, सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा होगी और ये दिशा आपकी पश्चिम होगी। इन दिशाओं का भी ध्यान आपको रखना है क्योंकि दिशाओं की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मान लीजिए ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से अगर हम गोले को 2 भागों में बांट दें, ये इधर ले लेते हैं, यदि इस गोले को हम 2 बराबर भागों में बांट दें तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य की रेखा, इसको उत्तरी गोलार्ध में बांट देगी और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। ये समझ लेते हैं हम, ये उत्तरी गोलार्ध, ये बट गया हमारा। इसी प्रकार से अगर हम एक और गोला ले लें और उसमें 2, देखिए यही हमने ले रखा है, अगर इसको हम देखें तो ये भी 0 डिग्री की रेखा कौन सी है? 0 डिग्री की रेखा ग्रीनविच है। नाम क्या है इसका? ग्रीनविच है, ग्रीनविच रेखा है। और ग्रीनविच रेखा क्या करेगी? इसको ये पूर्वी भाग में बांट देगी, पूर्वी गोलार्ध में, और इधर वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध में बांट देगी। अब देखिए ये जो हमारी 0 डिग्री की रेखा है, इसको हम इस प्रकार से देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये जो 0 डिग्री की आपको रेखा दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? ग्रीनविच है। क्या नाम है? ग्रीनविच है। अब भारत की स्थिति कहाँ है? तो देखिए आप 0 रेखा से, भूमध्य रेखा से उत्तर में है और ग्रीनविच से क्या है? पूर्व में है। तो भारत कहाँ स्थित है? भारत देखिए अगर इसको एन मतलब उत्तरी और इसको पूर्वी, तो भारत कहाँ है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
अब इसकी स्थिति का पता हम लगाएंगे। देखिए 0 डिग्री से ये कितने ऊपर है और कहाँ तक जाता है, उत्तर में, और 0 डिग्री ग्रीनविच से ये कितना पूरब में है और कहाँ तक पूरब में जाता है। तो हमें ये स्थिति का पता लगाना है कि भारत का विस्तार कितना है। ये जो विस्तार होगा भारत का, इस तरह से जो भारत का विस्तार होगा ये वाला, ये अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा कि भारत कहाँ से शुरू है और भारत टॉप पर, अगर टॉप ऐसे बनाए तो भारत कहाँ तक जाता है। ऐसे ही भारत देखिए इधर पूरब में कहाँ से प्रारंभ होता है और कितने देशांतरों में भारत बसा है, ये इसका क्या होगा, ये इसका देशांतरीय विस्तार होगा। समझते हैं इसको अच्छी तरीके से। और देखिए अब आप भारत को समझते हैं कि हम, अब अगर हम भारत बनाते हैं, देखिए ये हम भारत को, यहाँ से भारत को ड्रॉ करते हैं इस तरह से, हाँ ड्रॉ कर रहे हैं भारत को, देखिए इस तरह से। और ये क्या बना हमारा, भूटान बना। भूटान के बाद ये कर्क रेखा को हमने आगे बढ़ाया और इस प्रकार से ये, तो ये हमारा भारत बना। अब हमें ये समझना है, इसमें वही इमेज हमें ध्यान में रखनी है जो हमने यहाँ पर बनाई थी कि भारत कहाँ स्थित है। भारत ये यहाँ स्थित है और कहाँ तक स्थित है। देखिए भारत, अगर मुख्य भूमि की बात हम करें भारत की, तो भारत कहाँ स्थित है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से देखिए अगर हम इस तरह से ले लें, ये मान लीजिए 0 डिग्री है, तो 0 से 1 2 3 4 5, यहाँ 8 डिग्री प्रारंभ होगा। 8 डिग्री से भारत कहाँ तक चला जाता है, ये 37 डिग्री और 6 मिनट तक चला जाता है। तो लास्ट में अगर भारत के हम यहाँ देखेंगे तो कौन सी डिग्री मिलेगी हमें, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये भी देखिए उत्तरी है, तो ये भी उत्तरी है, क्योंकि गोलार्ध में आप यहाँ देख लेंगे कि भारत का विस्तार उत्तर से उत्तर तक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार मित्रों बताना, एक बार पुनः बता देता हूँ कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। अब कितने डिग्री में फैला है इसकी भी आप गणना कर सकते हैं। देखिए 37 में से 37 डिग्री और 7 मिनट में से माइनस घटा कितना देंगे आप, देखिए कितना घटाना है आपको, जो 37 डिग्री में से यदि आप 8 डिग्री 4 मिनट घटा दें, कितना 8 डिग्री और 4 मिनट को माइनस कर देंगे तो जितना आएगा वो भारत का विस्तार आ जाएगा। इसको घटाएंगे बाद में। अभी देखिए अब देशांतर की बात कर लेते हैं। देखिए ये तो हमारी, अब देशांतर से देखिए भारत की शुरुआत कहाँ से दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से। तो देखिए ये जो बिंदु है आपका, ये कितने डिग्री पर स्थित है, ये आपका है 68 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर। कहाँ पर है, पूर्वी देशांतर। पूर्वी क्यों कहेंगे, क्योंकि भारत की स्थिति ग्रीनविच से पूर्व में स्थित है, इसलिए हम इसको पूर्वी देशांतर कहेंगे। और 68 डिग्री 6 मिनट से और कहाँ तक जाती है लास्ट दशा देखिए कहाँ तक जाती है, ये जाती है 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये भारत का विस्तार है। अब देखिए भारत के विस्तार को हम यहाँ समझ लिया हमने। अब पुनः हम स्लाइड पर देखेंगे कि भारत का विस्तार कहाँ है, भारत का विस्तार कहाँ है। ये हमारी स्लाइड आई। अब देखिए अगर भारत के उत्तरी विस्तार की बात करें तो जैसा मैं आपको समझा चुका हूं कि भारत का उत्तरी विस्तार कितना है, तो इसको हम लिख देते हैं। देखिए भारत का उत्तरी विस्तार तो कितना है, 8 डिग्री भैया 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश पूरा लिखें और उत्तरी अक्षांश से, और देखिए शॉर्टकट में इसको लिख देते हैं एन। अगर हम इसकी जगह एन लिख दें तो इसका मतलब होता है उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक है,
ये है 37 डिग्री 6 मिनट, सॉरी 37 डिग्री आपका 7 मिनट। कहाँ तक हम लिख देंगे इस पर n तक। n का मतलब आप समझ गए होंगे, n का मतलब है उत्तरी अक्षांश तक। अब देखिए पूर्व और पश्चिमी विस्तार भारत का देख लेते हैं कि जैसा हमने भारत इस तरह से आपको दिखाया है कि भारत कहाँ तक जाता है इधर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना विस्तार है भारत का। तो मैंने अभी आपको बताया भारत 68 डिग्री 6 मिनट, इसको लिखेंगे पूर्वी देशांतर। क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर, देशांतर लिखेंगे। और पूर्वी देशांतर का जो साइन होता है वो होता है ई। अगर ई लिख देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। कहाँ तक है भैया? इससे कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ई तक भारत का विस्तार स्थित है। इससे डायरेक्टली सवाल आता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी विस्तार कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उत्तर बन जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से। मुख्य भूमि का बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और उत्तर कहाँ तक जाएगा ये आप सभी को पता है कि उत्तरी कहाँ तक जाएगा। देखिए भारत के टॉप तक जाएगा, यहाँ तक। ये कितना मान है? 37 डिग्री। 37 डिग्री कितना है भैया? 7 मिनट। कितना है? 7 मिनट। कहाँ? n तक। तो बार बार ये पूछा गया है। अब निगाहें कहाँ रहेंगी एग्जामिनर की? उत्तर का पूछो। इससे भी बात नहीं बनेगी तो पूछेगा कहाँ का पूछें? तो भारत का पूर्वी पूछेगा। पूर्वी देखिए आपका शुरू कहाँ से होता है भारत? देखिए यहाँ से शुरू होता है 68 डिग्री से, 68 डिग्री 6 मिनट से। और भारत जाता कहाँ तक? ये पूर्वोत्तर भारत तक जाता है। कहाँ तक जाता है भैया? यहाँ तक। ये कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट ई से। देखिए इधर भी ई लिखा जाएगा और इधर भी ई लिखा जाएगा। ई का मतलब पूर्वी देशांतर से। क्या है? पूर्वी देशांतर तक। ये मिलेगा आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए। आप इसको नोट कर लें, इसका चित्र बना लें और अच्छे से लिख लें इसको। अब देखिए पुनः एक बात मैं यहाँ थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हमारी जो आई हैं, ये आपने नोट कर ली होंगी। मैं इसको रफ करके आगे बढ़ता हूँ। देखिए इसको भी रफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और चीज़ों को क्लियर कर सकें हम। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए विस्तार की हमने बात कर ली है। इसके बाद हम अगला बिंदु देखते हैं। क्या है भाई? कि भारत उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। भैया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए कि देखिए भारत कहाँ स्थित है? ये भूमध्य रेखा और ये क्या है? कर्क रेखा। अब देखिए जो स्थान कर्क रेखा 23.5 डिग्री है और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री है। यदि इसके बीच कोई स्थान आ जाए तो वो उष्ण कटिबंध कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की वर्ष भर सीधी किरणें पड़ती हैं मित्रों। क्या पड़ती हैं? वर्ष भर सीधी किरणें पड़ती हैं इस क्षेत्र में, इसलिए इसको उष्ण कहते हैं। गर्म रहता है, तापमान हाई रहता है। और देखिए भारत की स्थिति क्या है? आप सभी जानते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति देखिए आधी कहाँ है? आधी उष्ण कटिबंध में है और आधी क्या है? उपोष्ण कटिबंध में है। क्योंकि 60 डिग्री तक, देखिए 23 डिग्री से आप मान सकते हैं लगभग 60 डिग्री तक जो हमारा क्षेत्र है, कटिबंध है, उसको हम उपोष्ण के नाम से जानते हैं। जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा वहाँ पर सर्दी पड़ती है, उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो भारत की स्थिति आधा दक्षिणी भारत देखिए उष्ण कटिबंध में और आधा क्या है? भारत थोड़ा उष्ण कटिबंध से ऊपर चला जाता है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? भारत उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पाकिस्तान, अब देखिए ये तो स्थिति की बात कर ली हमने। अब पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र, देखिए पाकिस्तान ने जो अवैध रूप से कब्जा कर रखा है वो कितना क्षेत्र है हमारा? 78,114 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। यदि हम इंडिया को इस तरह से देखिए, हम ऊपर वाला ही पार्ट बनाएंगे इंडिया का, क्योंकि हमें इससे ही मतलब है। अब देखिए ये वाला,
अगर हम भारत की इस क्षेत्र की बात करें तो ये जो क्षेत्र है भारत का इस तरह से, ये वाला क्षेत्र, तो ये क्षेत्र कितना है पाकिस्तान के कब्जे में, वो 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। ये आप नोट कर ले। दूसरा देखिए, पाकिस्तान द्वारा अवैध ढंग से कौन से युद्ध में, बच्चों युद्ध कौन सा है हमारा, 1963 में चीन को प्रदत्त 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को दे दिया गया। नुकसान किसका, हमारा। भूमि किसकी, हमारी। ले किसने ली, चीन ने। दे किसने दी, पाकिस्तान ने। देखिए, और गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे में, गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे में हमारा देखिए 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ये चीन के कब्जे में है। देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है हमारा वो चीन के कब्जे में है, ये वाला। तो भारत का ये लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि आतंकवादी गतिविधियां सक्रिय रहती हैं, लड़ाइयां चलती रहती हैं, अक्सर बमबारी होती रहती है, तो ये सारा क्षेत्र इस तरह से है। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लें और बहुत महत्वपूर्ण है ये जानकारियां आपके लिए। मैंने आपको बता दिया उष्णकटिबंधीय क्यों कहा जाता है। ये अगली स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पर हम देखिए आगे, ये अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं मित्रों, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। अब देखिए, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन, भारत की स्थिति देखेंगे हम। किसकी, भारत की स्थिति। कौन सा, देखिए भैया, रूस सबसे बड़ा, रूस है सबसे नंबर 1 पे, सबसे बड़ा रूस आएगा। कनाडा, इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर आपको कनाडा मिलेगा। इसके बाद आपको यूएसए मिलेगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो इसके बाद देखिए नंबर 4 पे चीन आएगा, चीन। और चीन के बाद आपका 5वें नंबर पे ब्राज़ील, और 6ठे नंबर पे देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 भूखंड ऐसे हैं ऑस्ट्रेलिया जो भारत से बच्चों बड़े हैं। क्या हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका जो आकार है वो बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो भारत का स्थान कौन सा आता है, 7वां आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर स्थित है। कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर। 7वां स्थान भारत अपना रखता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इनका क्रम आप याद कर लें, आरोही अवरोही दोनों क्रम याद कर लें। मतलब भारत से बढ़ता क्रम और मतलब घटते क्रम में इन देशों का अवरोही क्रम आप याद कर लें, नोट कर लें, निश्चित रूप से आएगा। निश्चित रूप से फंसाने के लिए ऐसा ही सवाल दे दिया जाएगा कि भारत 7वें स्थान पर है तो 5वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश आता है। तो आप याद कर ले कि 5वें में ब्राज़ील आता है। ऐसे ही इनका अवरोही आरोही क्रम याद कर लें, बहुत आसान है। आप 1-2 बार प्रयास करेंगे बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। ये खबर आपको मिल गई है, इसको ज़रा रफ़ कर देते हैं और रफ़ करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये आप समझ गए हैं, इसको मैं रफ़ कर देता हूँ पुनः रफ़ कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रूस को छोड़कर भारत, देखिए रूस को छोड़कर भारत किस में भैया, यूरोप के बराबर है। किसके बराबर है, यूरोप के बराबर है। अगर हम पूरे यूरोप की बात करें, जैसा कि आपने देखा होगा विश्व के नक्शे में, देखिए मान लीजिए ये हमारा कौन सा दक्षिणी अमेरिका बना दी हमने इस तरह से, दक्षिणी अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका के बाद देखिए ये हमारी इंडिया है। तो ये हमारा रूस वाला पार्ट होता है। क्या होता है, रूस वाला पार्ट। अगर रूस वाले पार्ट की बात करें तो ये इतना पार्ट, अगर इतने पार्ट की बात करें तो लगभग भारत के बराबर है, हमारे भारत के बराबर है। देखिए, पुनः ये पूरे रूस को हम छोड़ दें, तो रूस को अगर हम छोड़ दें तो ये पूरा यूरोप भारत के बराबर है। ये पॉइंट आप नोट कर लें। कनाडा का अगर बात करें, कनाडा का 1/3 भाग है।
भाई कनाडा कहाँ है? देखिए अगर विश्व मानचित्र आप बनाते हैं, ये आपकी दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका के बाद ये देखिए आपकी उत्तरी अमेरिका, और देखिए उत्तरी अमेरिका में ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये है कनाडा, ये कनाडा है हमारा, और ये अलास्का। तो ये कनाडा से देखिए कितना है, 1/3 भाग कनाडा का है। कनाडा बहुत बड़ा है हमसे, तो 1/3 भाग हमारा कनाडा। और देखिए बात करें हम जापान की, देखिए जापान की बात करें तो जापान से हमारा इंडिया जो है 8 गुना बड़ा है। जापान से कितना है? 8 गुना बड़ा है। और देखिए यहाँ पर है, इसको हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, जिसमें लंदन स्थित है, जहाँ के अंग्रेज़ों ने हम पे शासन किया था आकर, तो उससे हमारा देश 12 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 12 गुना बड़ा है। ये आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत का भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध किसका? देखिए पूर्वी गोलार्ध के मध्यवर्ती स्थिति रखता है। पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। देखिए हमने आपको पहले ही बताया है। अगर देखिए भारत कहाँ स्थित है? ग्रीनविच से भी कहाँ पर? यहाँ पर 68 डिग्री पे, 68 डिग्री से शुरू होता है। तो लगभग भारत की स्थिति क्या है? यहाँ पर मध्यवर्ती है। कैसी है? भारत की स्थिति मध्यवर्ती है। तो आप ध्यान रखेंगे पूर्वी गोलार्ध में है। और देखिए दोनों को मिलाकर देखें तो 0 डिग्री से ऊपर में है। तो इसका मतलब भारत कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। देखिए भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, क्या अक्षांशीय विस्तार? तो मैंने आपको बता दिया है कितने हैं? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट एन से कहाँ तक है भाई? ये मैंने बताया आपको 37 डिग्री 7 मिनट एन तक है। ये हो गया। अब ऐसे ही देशांतरीय विस्तार मैंने आपको बताया है। देखिए कहाँ से? ये 68 डिग्री 6 मिनट ई से, मतलब पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री। ये वाला जो पॉइंट हमारा कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट ई तक है। मिनट का निशान ये होता है। पुनः लगा देता हूँ। तो ये इसका भारत का विस्तार हो गया। भारत के विस्तार से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। मैंने पिछली स्लाइड पे आपसे चर्चा की थी, आप इनको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लिखा भी गया है। देखिए संपूर्ण भारत द्वीपों सहित का अक्षांशीय विस्तार, ये बात समझने वाली है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का विस्तार कितना है। भारत का विस्तार की बात हम करें तो भारत का विस्तार आप मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से, लेकिन मुख्य भूमि के अतिरिक्त देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो यहाँ तक चला जाता है। तो इसका जो मान शुरू होता है, पूरी संपूर्ण भूमि में ये अंडमान निकोबार द्वीप भी सम्मिलित है। और बच्चों इसका मान जो है हमारा ये 6 डिग्री 45 मिनट, कितना? 45 मिनट एन से प्रारंभ होता है, क्योंकि 0 डिग्री ये है। तो 1 2 3 4 तो 45, 6 डिग्री 45, 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। और उत्तरी विस्तार आपको पता ही है भारत का कितना है। उत्तरी विस्तार भारत का कितना है? यहाँ तक देखिए, ये आप जानते हैं ये कितना है? 37 डिग्री और 6 मिनट, कैसा? एन तक। तो ये हमारा यहाँ राइट हो गया। और उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है ये मैंने आप पे चर्चा कर दी है, तो आप इसको नोट कर लें। यहाँ से भली भांति सवाल आते हैं और आते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपनी। देखिए भारत के मध्य से कर्क रेखा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत के मध्य से देखिए 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और इसकी जानकारी होना आपको निश्चित बेहद ज़रूरी है। देखिए भारत को यहाँ पुनः बनाएंगे सही तरीके से, क्योंकि अब हमें क्या भरना है? कर्क रेखा को दर्शाना है कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर
गुजरती है। तो देखिए ये हमने अपना राजस्थान बनाया, राजस्थान के बाद इस तरह से हमने जम्मू कश्मीर बनाते हुए लद्दाख वाला, वर्तमान लद्दाख बनाते हुए इस तरह से देखिए ये हमने नेपाल, ये भूटान बनाया, भूटान के बाद नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद देखिए पूर्वोत्तर राज्य बनाएंगे, ओहो पूर्वोत्तर राज्य बनाएंगे, और पूर्वोत्तर राज्य ये देखिए सिक्किम, सॉरी सिक्किम नहीं, मिज़ोरम, मिज़ोरम के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद ये बांग्लादेश। आप यहाँ ध्यान से समझिएगा कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए ये जो लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी है सबसे पहले, ये 23.5 डिग्री की कर्क रेखा है, जो आपको कहाँ दिखाई देगी, जो आपको ग्लोब पर इस प्रकार से दिखाई देगी। 0 डिग्री और 23.5 डिग्री क्या होती है, कर्क रेखा, और भारत कहाँ है, यहाँ पर स्थित है इस तरह से। तो अब आप समझ गए होंगे कि 23.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये हम बना लेते हैं। देखिए ये आपका जो राज्य है ये है गुजरात, यहाँ लिख देता हूँ, गुजरात से गुजरती है। देखिए यहाँ थोड़ा सा 2 जिले राजस्थान के टच होते हैं, ये राजस्थान, राजस्थान आप इस तरह से बनाएंगे, फिर ले जाएंगे पुणे इस तरह से, देखिए यहाँ तक आएंगे, और ये आपका देखिए मध्य प्रदेश ये, और इसके बाद ये छत्तीसगढ़, ये आपका छत्तीसगढ़। तो आपका एमपी हो गया, ये एमपी से गुजरती है। और सबसे ज़्यादा लंबी दूरी मित्रों यहाँ आप ये समझ लें कि कर्क रेखा सबसे ज़्यादा अगर लंबी दूरी तय करती है तो वो एमपी में करती है। इसके बाद ये छत्तीसगढ़, देखिए ये आपका छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के बाद अगर आप ये देखें तो ये आपका झारखंड है, और झारखंड के बाद देखिए ये पोर्शन हमारा किसका बचा, पश्चिम बंगाल का, और इसके बाद त्रिपुरा, और ये मिज़ोरम। तो इस प्रकार से आपने देखा है गुजरात, आपने देखा है एमपी, आपने देखा है छत्तीसगढ़, और इसके बाद आपने झारखंड, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद देखिए त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आपका मिज़ोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। बिल्कुल आप चित्र में बनाते चलें, देखते चलें, और अच्छे से इसको समझते चलें। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्या कहता है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। तो ये हमने समझ लिया है। कर्क रेखा के निकट देखिए कौन कौन से शहर हैं, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन कौन से हैं, क्योंकि कर्क रेखा कहाँ स्थित है आप जानते हैं, 23.5 डिग्री। 23.5 का मतलब क्या हो गया, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। देखिए इस मान के जो सबसे नज़दीक होगा, इस मान के जो सबसे नज़दीक होगा, आसपास का मान होगा, कर्क रेखा पर स्थित वह शहर सबसे नज़दीक होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए कौन कौन से शहर हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। पहला शहर भोपाल, जबलपुर, देख भोपाल का अक्षांशीय मान मैंने लिख दिया है यहाँ पर 23 डिग्री 25 मिनट, जबलपुर का 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन का 23 डिग्री 9 मिनट, और रांची का 23 डिग्री 11 मिनट, गांधीनगर का 23 डिग्री 13 मिनट, अगरतला का 23 डिग्री 50 मिनट, और कोलकाता का 23 डिग्री 33 मिनट। तो आप इसको भली भांति देख लें, क्योंकि इससे आगामी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाएंगे, आगामी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाएंगे। मित्रों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। आप इस तरह से अच्छे से पढ़िए, खुश रहिएगा और मुस्कुराते पढ़िएगा। बिल्कुल भी आपको किसी तरह की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जब कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ेंगे तो सवाल ऑटोमेटिक अपने आप होते चले जाएंगे। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।